नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं क्षेत्र के एक ऐसे जाने माने हस्ती से जिनसे हम चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड के नए नियम को लेकर के। जो अभी विधेयक पास हुआ है, अभी पास हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या खामियां हैं, क्या चीज अच्छी है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नजरुल खान जी। नजरुल खान जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं बिल्कुल उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। वक्फ बोर्ड लगातार विवादों में बना रहता है, अपनी नीतियों को लेकर के या अपने फरमान को लेकर के। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या। दरअसल क्या होता है कि जो हमारे पहले हुकूमत जो होती थी, राजा महाराजाओं की होती थी, हमारे यहाँ बादशाह वाली पद्धति थी, तो उनके द्वारा जो है समाज को, मुस्लिम समाज को उनके क्या बोलते हैं धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो जगह दी जाती है, जैसे मस्जिद है, मदरसे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको दिया गया है। तो इन सारी जो संपत्तियां हैं, इनकी देख रेख के लिए, आप समझिएगा मेरी बात को समझिए, इसकी देख रेख के लिए एक बोर्ड तैयार किया गया है और उसी को वक्फ बोर्ड कहा जाता है। वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ इनका चौकीदार होता है। जो एक नॉर्मल शब्दों में अपन बोल सकते हैं कि चौकीदार होता है, देख रेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। और व्यवस्था खराब क्या हो रही है कि जब वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग जो है उस पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं और संपत्तियों का क्या बोलते हैं गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से उस संपत्तियों को बेच रहे हैं, अपने पहचान वालों को या अपने संबंधित लोगों को राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को नियम विरुद्ध तरीके से उनको दे रहे हैं। तो विवाद की स्थिति यही पैदा हुई है। विवाद स्थिति पैदा हो रही थी, अभी एक नया विधेयक पास हुआ है वक्फ बोर्ड का। क्या है उसमें ऐसा, वो सही है, गलत है, या कुछ बिंदु उसके गलत हैं? क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, सरकार जो व्यवस्था बनाती है कहीं ना कहीं चीजों को व्यवस्थित करने के लिए बना रही है, लेकिन मेरा कहना है कि बार बार मुस्लिम समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है। कभी क्या बोलते हैं एनआरसी पे किया जाता है, कभी सीए पे किया जाता है, कभी क्या बोलते हैं 3 तलाक पे किया जाता है, और कभी क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड को लेके अभी जो छीछल इतनी मची हुई है। तो मेरा कहना है कि क्या मुस्लिम समाज राजनीति करने का एक टॉपिक हो गया है कि कुछ भी करना है तो मुस्लिम समाज को छोड़ दो, मुस्लिम समाज की चीजों को छोड़ दो और राजनीति करो। अरे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा कहना है कि जो पार्टियां जिन लोगों को वोट बैंक बना के रखती है, मैं बोलता हूँ उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार पे बात क्यों नहीं करती है, उनके एम्प्लॉयमेंट पे बात क्यों नहीं कर रही है। क्या होता है कि हर जगह शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, इतनी अव्यवस्थित है। सिर्फ शिक्षा पढ़ेंगे तो गढ़ेंगे वाला सिर्फ स्लोगन चल रहा है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा कहना है कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। और अगर कहीं कोई गलती हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए बाकायदा न्यायालय बने हुए हैं और उस पर क्या बोलते हैं सारे कानून बने हुए हैं, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये कुछ अमेंडमेंट जो किया गया है, इसमें ये जो लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की एक संस्था, मुसलमानों की संपत्तियों की जो है हिफाजत करने के लिए, देख रेख करने के लिए वक्फ बोर्ड को बनाया गया है। तो इसमें किसी गैर मुस्लिम को रखना ये ठीक नहीं है। जैसे मंदिर बोर्ड है या जैसे गुरुद्वारा का बोर्ड है, इसमें अगर आप कहेंगे कि मुस्लिम को डाल दिया जाए तो मैं खुद उसका विरोध करूंगा कि क्यों रहेगा मुस्लिम समाज का व्यक्ति उसमें। भाई वो उनके धार्मिक चीजों से जुड़े हुए मसलों पर उसमें बात होती है, उनकी धार्मिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा की बात है, तो उसमें किसी और को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए। और जब हस्तक्षेप किया जाएगा तो विवाद की स्थिति पैदा होगी, और विवाद की स्थिति पैदा करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है कि विवाद कहीं किसी चीज में हो रहा है तो उस विवाद को खत्म करना, ताकि अव्यवस्था ना पैदा हो। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो आज की डेट में राजनीति मतलब विवाद दोनों एक दूसरे का क्या बोलते हैं पूरक हो चुके हैं कि अगर राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में अगर आपको आगे आना है तो आपको किसी धर्म को लेकर राजनीति करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर फिर मीडिया उसको दिखाएगी और बहुत तेजी से आपका राजनीतिक विकास होगा। तो ये ठीक नहीं है, हिंदुस्तान की एकता के लिए भी ठीक नहीं है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी ठीक नहीं है। अभी जो विधेयक पास हुआ है उसमें कुछ त्रुटियां अभी भी बताई जा रही हैं, जिसके संशोधन की बात हो रही है कि इसे संशोधित किया जाएगा। कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं और क्या संशोधन हो सकता है उसमें? दरअसल जैसे इसमें कलेक्टर को अधिकार दिया जा रहा है, तो वक्फ बोर्ड में कलेक्टर का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों कलेक्टर का अधिकार होगा? जब बोर्ड बैठा हुआ है, बोर्ड अपने आप में न्यायालय होता है, और अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो उसके फिर हमारे ऊपर में हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है। तो मेरा समझना है कि इसमें कलेक्टर को हस्तक्षेप करने की अनुमति क्यों दी जा रही है। और फिर जो इसमें मेरा कहना है कि मुसलमानों की चीजों में छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है। भाई आप इस चीज को समझिए क्या है। अगर मुसलमानों की इतनी फिक्र सरकार को है तो मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के रोजगार की व्यवस्था करें।
आरक्षण दे दें। और अगर ये इसमें ये कहा जाता है कि जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनको उस प्रॉपर्टियों में का कोई फायदा, उस जो वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम संपत्ति है उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि सरकार बहुत अच्छी सोच है सरकार की। अगर सरकार चाहती है कि मुसलमान जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका विकास हो, तो मैं समझता हूँ कि उनको जो है उनकी नौकरियों में आरक्षित कर दिया जाए सीटों को, इस तरीके से उनका विकास होगा। आप उनको एजुकेशन दीजिए ना फ्री, कौन मना किया है? तो आप ये नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक विवाद को जन्म दे रहे हैं। और जो लोग इसको विवाद को जन्म दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो देश के अच्छे नागरिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब जो है ये शुरू से चले आ रही है और हम लोग एक दूसरे से मिलकर हर चीजों को कर रहे हैं। और आज ऐसा माहौल हो गया है कि एक दूसरे से हम बटे बटे रह रहे हैं और ये हमारे देश के लिए घातक है। क्योंकि ये याद रखिएगा कि रावण को कोई नहीं मार सकता था अगर उसके घर में विभीषण न पैदा हुआ होता, और क्या बोलते हैं बाली को कोई नहीं मार सकता था अगर उसके घर में सुग्रीव न पैदा हुआ होता। मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करेंगे, मुसलमानों की अगर बात करेंगे, तो इसमें भी लोगों की राय मुख्तलिफ है, बटे हुई है राय। कुछ वक्फ बोर्ड के पक्ष में है, जो अभी नया विधेयक आया है, कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, और कुछ इसके विपक्ष में। तो ऐसा क्यों? देखिए, दरअसल एक चीज समझ लीजिए, सब अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। जो जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अपने नेताओं के जो उनके नेताओं द्वारा घोषणा की जा रही है उसके हिसाब से वो भी अपनी राय को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बोर्ड के मसले में उनको समझ कितनी आ गई है। ये लोग एक दूसरे का सिर्फ अपने देख रहे हैं कि कांग्रेस का कौन सा नेता है, कांग्रेस का नेता अगर विरोध कर रहा है तो कांग्रेस से जुड़े हुए जो मुस्लिम है उसके विरोध पर उतर जा रहे हैं। बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई मुस्लिम है तो बीजेपी अगर उसको फेवर कर रही है तो बीजेपी से जुड़ा हुआ जो मुस्लिम है उसके कसीदे पढ़ रहा है, घूम घूम के उसके फायदे गिनवा रहा है। तो दरअसल इसका राजनीति, कोई भी अगर व्यवस्था सुधारने की बात हो रही है और उसका राजनीतिकरण हो जाएगा तो उसकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं सुधरेगी, उस पर सिर्फ राजनीति होगी। और मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों को अपने अधिकार के लिए जब सड़क पर आकर खुद लड़ाई लड़ना है तो फिर हम वोट जो कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी और दूसरी दीगर पार्टियों को दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? तो मुसलमानों को इससे और सबक लेना चाहिए कि ये समझना चाहिए कि हमारा वोट, अगर हम यूनाइट होकर जो अपने वोट का अधिकार सही तरीके से करते तो इस तरीके की जो अवस्था पैदा हो रही है मुस्लिम समाज के लिए कभी ऐसी अवस्था पैदा करने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को ये चीजों को समझना चाहिए कि ये जो वोट बैंक बने हुए हैं और जो अपना नुकसान कर रहे हैं और अपना फायदा उठाने के लिए पूरे समाज का नुकसान कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और पूरे समाज को ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अभी जो विधेयक पास हुआ है उस विधेयक को लेकर के मुसलमानों को एकजुट होकर के उनका पक्षधर होना चाहिए या फिर नकारना चाहिए? देखिए, मुस्लिम समाज के जो हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये बिल जो है ये मुस्लिम समाज के लिए और हमारी संपत्तियों के जो उसकी सुरक्षा के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था इसके पूरे खिलाफ है। कहीं ना कहीं ये संपत्तियों पर फिर जब चाहेगी क्या बोलते हैं सरकार कब्जा कर सकती है। आज का जो कानून है उसमें सरकार जो है वक्फ की संपत्तियों पे बिल्कुल कब्जा नहीं कर सकती। और एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि वक्फ की संपत्तियां जो है वो सरकार की, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट ये सोच रही है या गवर्नमेंट में, सरकार में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति सरकार की, ये सरकार के द्वारा आवंटित की हुई जमीनें और ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है सरकार द्वारा आवंटित नहीं की गई है। ये जो, जैसे अब मैं किसी मस्जिद का एग्जांपल ले लेता हूं कि कोई मस्जिद जैसे किसी मोहल्ले में होती है तो उस एरिया में रहने वाले लोग जो है अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से पहले जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीदने के बाद में उस पर मस्जिद की तामीर करते हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिम प्रॉपर्टियों की सुरक्षा के लिए उसको बनाया गया है, तो लोग क्या करते हैं कि अपनी मस्जिद की सुरक्षा के लिए मस्जिद को रजिस्टर्ड करवाते हैं वक्फ बोर्ड में। और वक्फ बोर्ड अगर ये समझ लेती है कि अब वो मस्जिद उसकी प्रॉपर्टी हो गई है, तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की सोच जो है वही मुसलमानों को तकलीफ दे रही है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड को सिर्फ मुस्लिम समाज की जितनी भी संपत्तियां हैं उसके चौकीदार के रूप में, उसकी देख रेख के रूप में ये संस्था जो बनाई है जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। आपका सीधा कहना है कि वक्फ बोर्ड सही है लेकिन वक्फ बोर्ड की नीतियां गलत। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अंतिम सवाल। नहीं, बिल्कुल वक्फ बोर्ड होना चाहिए। वक्फ बोर्ड होने से इनकार कौन कर रहा है? और अभी तक तो सारी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और जब दिक्कत कहां होती है कि जैसे जो व्यक्ति वक्फ बोर्ड में काबिज होता है, सरकारों के हिसाब से राज्य सरकारें जो है अपने अपने क्या बोलते हैं प्रतिनिधि को वक्फ बोर्ड के पद पर आसीन करते आई है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पद पर डालती है, चाहे हर राज्य की सरकारें जो होती हैं।
तो वो क्या होता है कि वो अपने हिसाब से देखता है कि वक्फ किस पद पर काबिज होकर मैं किस तरीके से अपना पर्सनल फायदा कर सकता हूं, और यही से अव्यवस्था पैदा होती है। तो मेरा कहना है कि वक्फ पर जो लोग काबिज है, बैठे हुए हैं, और जो वक्फ बोर्ड के कार्यालय में जो अधिकारी तैनात किए गए हैं, कर्मचारी तैनात किए गए हैं, अगर वो ईमानदारी पूर्वक काम करें तो कहीं भी अव्यवस्था पैदा नहीं होगी। और अगर वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ना कि वक्फ बोर्ड में ये जो बदला बदली किया जा रहा है, इस तरीके की चीजों को करने से हल नहीं होगा। कानून बना हुआ है, अगर किसी को मारने से 302 की धारा लगती है और आप धारा का जो संख्या है 302 को 344 कर दोगे, 122 कर दोगे, लेकिन जो मर्डर करने का जो अपराध है वो तो अपराध वही रहेगा ना। तो मेरा कहना है कि जो अपराध हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि अपराध की गिनती बदलना चाहिए, ना अपराध को नए तरीके से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अगर कानून बना हुआ है तो उसके हिसाब से जो कानून बना हुआ है, अगर उसका सही से पालन हो, तो मैं समझता हूं कि वक्फ की संपत्तियों में कोई हेराफेरी नहीं कर सकता है। ये तो हमारे साथ नजरुल खान जी, उन्होंने साफ बताया है कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल सही है, बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज है जो समझ लीजिए एक परिवार है, और परिवार का एक मालिक जो होता है, जो परिवार को पालता है, पालक है, उस तरह का है। लेकिन ये तो हमारे साथ नजरुल खान जी, उन्होंने साफ बताया है कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल सही है, बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज है जो समझ लीजिए एक परिवार है, और परिवार का एक मालिक जो होता है, जो परिवार को पालता है, पालक है, उस तरह का है। लेकिन वक्फ में जो लोग हैं, इस बोर्ड में जो लोग हैं, उनकी सोच गलत है, उनका काम करने का तरीका गलत है, इसे बदलने की आवश्यकता है। नजरुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल के। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मेरी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और अगर कोई मुझसे इसमें मिस्टेक हुई होगी तो निश्चित तौर पे लोग मुझे इसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।